नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए हैं उसको पढ़ेंगे, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, यानी कि संविधान सभा की पूरी जानकारी को आज हम कवर करने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बात हो रही है संविधान सभा की। तो संविधान सभा में पहला पॉइंट कहता है कि पहली अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक का मतलब आप समझ रहे हैं बात, जिस पर कोई रिएक्शन ना हो, यानी कि अनौपचारिक मांग किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी अपने स्वराज विधेयक में। कब स्वराज विधेयक भाई, किस चीज़ का? तो वो था 1895 के स्वराज विधेयक में इन्होंने बात की थी। किसकी बात की थी? अनौपचारिक मांग थी इनकी, स्वराज विधेयक की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें कहा गया कि स्वराज विधेयक में क्या कहा गया था? कहा गया था कि सभी नागरिक समान भाव से देखे जाने चाहिए, यानी कि सभी नागरिकों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी मिलनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए और लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है स्वराज विधेयक में कही गई थी। किन के द्वारा कही गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। अगला पॉइंट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था, जिनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें सारी चीज़ें स्वराज, जो भी है स्वराज से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और ये हिंदी भाषा में थी और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1875 में। तो बात करते हैं स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वहाँ पर स्वराज शब्द का ऑफिशियल यूज़ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन जो है लॉन्च की थी, यानी कि जिसमें बताया गया था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि ऐसा संविधान बनेगा जिसमें भारतीयों की अपनी एक इच्छा के अनुसार होगा कि कैसे हमें करना क्या चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल्स जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है कि पहली औपचारिक मांग, यानी कि वो कौन सी थी? अनौपचारिक मांग थी। लेकिन ये कहते हैं कि पहली औपचारिक मांग जो है 1934 में किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। समझ रहे दोस्तों? जैसे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ी थी? वो पिछली क्लास है हमारी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आगे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें औपचारिक मांग के तहत आती हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, यानी कि 389 सदस्य थे। और ये 389 कैसे थे? तो इसमें 3 भाग किया गया है। 11 प्रांत यानी कि ब्रिटिश भारत जो हुआ करता था उस टाइम में, उसके थे, उस वहाँ से 292 मेंबर थे उसके। और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 मेंबर थे, यानी कि 296 हो गए दोनों मिलाकर, कमिश्नरी और प्रांत मिलाकर। और कमिश्नरी और प्रांतों का ही जो मतलब सदस्य आते थे वो निर्वाचित होकर आते थे, यानी कि चुनाव के माध्यम से आते थे। लेकिन देसी रियासत में क्या होता था कि ये नॉमिनेटेड होते थे, यानी कि मनोनीत किए जाते थे। 93 मेंबर इसमें थे देसी रियासतों। तो ये सारे मिलाकर जो है ना 389 मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका प्रत्यक्ष चुनाव था या अप्रत्यक्ष चुनाव था? यानी कि जो कमिश्नरी प्रांत हैं, कमिश्नरी क्षेत्र और जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश भारत में जो 11 प्रांत थे, उनका जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। किसके द्वारा? विधानमंडल सदस्यों द्वारा।
होता। जो विधानमंडल सदस्य मतलब समझ रहे हैं आप, जो 1585 सीट थी जिसमें कांग्रेस ने मतलब जीते थे, जिसमें पाँच जो है अ, जिसमें 5 सीट जो है बहुमत से प्राप्ति हुई थी, वही 1585 वाले जो सदस्य थे उन्हें विधानमंडल सदस्य कहते थे। तो उसके द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अच्छा, अप्रत्यक्ष चुनाव आज की डेट में किसके लिए होता है अपने यहाँ? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति के लिए होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम भी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये चीज़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा के लिए चुनाव। यानी कि संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ था तो कितने सीटों पर हुआ था? तो 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी और मुस्लिम ने 73, और अदर्स जो आते थे वो 8 जो है निर्दलीय और 7 जो है छोटी पार्टियां थी। इनके अलावा 15 जो है अन्य में आते थे। तो ये सारी मिलाकर कितना होते हैं? 296 सीट्स होती हैं। तो यानी कि आप बोलेंगे कि संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे वो 296 सीट्स पर हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में असेंबली हॉल में। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। आप लोग टाइम ज़रूर नोट कीजिएगा, और टाइम और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी पूछ लिया जाता है। डेट तो यानी कि पूछा ही जाएगा, वो तो सबको एक आधार बन जाता है कि नहीं ये पूछा जा सकता है, लेकिन टाइम पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन टाइम भी पूछा जाता है, ये आप जान लीजिए। तो आप नोट करके रखिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है। दिल्ली में कहाँ पर? असेंबली हॉल में होती है। ठीक है दोस्तों, 11 बजे शुरू होती है, सुबह सुबह। अगला पॉइंट है 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिए हैं। यानी कि कितने मेंबर इस यहाँ पर उपस्थित हुए थे, यानी कि पार्टिसिपेट हुए थे? तो 207 मेंबर। और अगर सत्र पूछता है कि प्रथम सत्र में कितने हुए थे, तो 211 आप बोलेंगे। लेकिन अगर आप मीटिंग की बात होती है तो 207 सदस्य लिए थे, ठीक है, भाग लिए थे। और सत्र की बात आती है तो 211 सदस्य। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार करती है। क्यों बहिष्कार करती है? क्योंकि ये बोला जाता है कि दो देशों के जो है अलग अलग संविधान होगा। और ये डेट कब कही जाती है? ये बात 6 दिसंबर 1946 को कही जाती है। तो मुस्लिम लीग को क्या होता है कि मुस्लिम लीग, अब ये सोचा जाता है कि भाई मुस्लिम लीग को होना ज़रूरी है, तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए बी.एन. राव को जिम्मेदारी दी जाती है। बी.एन. राव कौन है भाई? बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जिन्ना से मतलब बहुत ही क्लोज थे, जिन्ना के। तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप जाइए, इनको मनाइए और इनको जो है संविधान सभा में बुलाइए। तो ये चीज़ें होती हैं इनके लिए, मुस्लिम लीग के लिए। अगला पॉइंट है कि देसी रियासतों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया है। हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो कंफ्यूज में थे। यानी कि कंफ्यूजन कैसा था उनको कि हम किस तरफ जाएं, पाकिस्तान की तरफ जाएं या फिर भारत की तरफ जाएं। तो इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये देखिए राइट साइड में जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है संविधान सभा चुनाव आरक्षित सीट। यानी कि जो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर कुछ सीटें आरक्षित थीं, यानी कि रिजर्व थी। वो कैसी थी, कितनी थी, वो भी जान लेते हैं। जैसे जनरल के लिए 213 सीट रिजर्व थी, मुस्लिम लीग के लिए 79, सिख के लिए 4 सीट थी, और महिला के लिए 15 सीट थी, एससी के लिए 26 थी, और एसटी के लिए 33 सीट थी। तो जो महिला में क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग में कितनी महिलाएं ने भाग लिया? तो 10 महिलाएं ने, और लास्ट में 8 महिलाएं ने भाग लिया। तो साइन कितनी महिलाएं ने किया था? 8 ही महिलाओं ने साइन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थाई अध्यक्ष, यानी कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे?
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अच्छा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि नहीं आ रही हैं। यानी कि फ्रांस की परंपरा की बात हो रही है, तो फ्रांस की परंपरा का मतलब क्या है। तो फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस में की एक परंपरा थी कि जो जितना मतलब बुजुर्ग आदमी हो वही जो है अध्यक्षता कर सकता है, यानी कि उनको एक अनुभव होता है। तो इसलिए जो है उसको फ्रांस की परंपरा की जो मतलब कि तो फ्रांस की परंपरा के तहत इन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था। सुझाव किसका था ये। तो सुझाव था जेपी कृपलानी का। ठीक है दोस्तों, अब एक चर्चिल का स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, कि चर्चिल कहता है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन का मतलब यहाँ पर किसको बात कह रहे हैं, मुस्लिम लीग की बात कही जा रही है, क्योंकि चर्चिल तो कभी चाहता नहीं था कि भाई भारत स्वतंत्र हो जाए। उसका तो अलग मोटिव था। तो इसलिए जो है ऐसा वो बोल रहा है। अब आ जाते हैं भाई दूसरी बैठक में। ये पहली बैठक थी, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पहली बैठक थी हमारी। दूसरी बैठक में आ जाते हैं। दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर को 1946 को होती है। पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ, दिल्ली में असेंबली हॉल में। और कितने बजे से, 11 बजे शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अभी तक क्या था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। और उनका स्वास्थ्य उस टाइम में इतना मतलब ख़राब था कि वो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि भाई अगर ऐसा है कि अगर मेरा स्वास्थ्य जो है, हो सकता है मैं पूरी जो स्पीच इन्होंने तैयार करके दी थी उन्हें बोलने के लिए, तो हो सकता है कि मैं इसको पढ़ पाऊँ या ना कह पाऊँ। ये कोई ठीक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य इनका काफ़ी बेहद तक मतलब जो है गड़बड़ रहता था। तो उस बेहद से हालांकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आज बात आते हैं दूसरे बैठक में। हमने बताया क्या कि 11 दिसंबर 1946 को होती है ये। एक अस्थाई अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन होते हैं अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए हैं। और एक उपाध्यक्ष होते हैं जो कि निर्वाचित होकर आते हैं। वो कौन है, एच.सी. मुखर्जी होते हैं। और उपाध्यक्ष वो भी होते हैं, एक और उपाध्यक्ष होते हैं जो मनोनीत पर होकर आते हैं। उनका नाम था फ्रैंक एंथनी नाम था। और जो एक सलाहकार कौन है भाई, तो सलाहकार के रूप में आते हैं बी.एन. राव, यानी कि वेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को होती है, यानी कि दो दो दिन का गैप होता है। पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946। तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसमें क्या होता है, तीसरी बैठक में क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव ये आगे जानेंगे क्या है। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, भाई नेहरू जी ने पेश किया था। समर्थन किसने किया था उद्देश्य प्रस्ताव का, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिलती है, 22 जनवरी 1947 को, जिसमें कहा जाता है कि संविधान का दर्शन जो है अनुप्राणित हुआ है, यानी कि संविधान में एक प्राण डाले गए हैं, ये कह सकते हैं हम। तो ये कब हुआ है, 22 जनवरी 1947 को हुआ है। उस टाइम में कितने अनुच्छेद थे, तो 8 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि यह उद्देशिका का आधार बना था, यानी कि एक उद्देश्य जो है ना उसका एक आधार बनाया गया था यहाँ पर। उद्देशिका का जो हमारे वो है ना प्रेम्बल होती है, उसका एक आधार बना था ये। अगला पॉइंट है संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। बात ये आ गई ना बात, देखिए संविधान का दर्शन, अगर जैसे किसी भी देश का संविधान जानना है तो आप केवल प्रस्तावना पढ़ लीजिए, वहाँ पर चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। तो मतलब क्या होता है कि संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में ही होता है। ठीक है दोस्तों, उस समय क्या था हमारे प्रस्तावना में, तो लोक प्रभुसत्ता की बात हो रही थी।
लोक प्रभु सत्ता का मतलब क्या है कि लोगों को हमारा एक संविधान ऐसा बनना चाहिए जिनमें लोगों को मतलब केंद्र पर रख कर बनाया जाए, यानी कि उनका ध्यान रख कर बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या थी? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि कोई भी धर्म राजकीय नहीं होना चाहिए। बताइए, अपने यहाँ कोई भी धर्म राजकीय थोड़ी है। आगे आ जाते हैं, सामाजिक न्याय, यानी कि समाज की जो न्याय है उनकी बात की गई है। संघवाद की बात की गई थी और लोकतंत्र की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, इधर देख लेते हैं जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है राइट साइड में। विभाजन के बाद 299 सीट बची थी। 299 सीट नहीं, मतलब 299 सदस्य बचे थे, जिसमें से कितने कितने सदस्य आते थे, कहाँ से आते थे? ब्रिटिश भारत, यानी कि यहाँ से 229 सदस्य थे और देसी रियासत से 70 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत में कितने थे? 229 कैसे हुई? ब्रिटिश प्रांत में 226 और कमिश्नरी क्षेत्र में 3 थी। अब आप मुझे बता सकते हैं, अगर पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर 4 पहले हुआ करते थे कमिश्नरी क्षेत्र। तो विभाजन के बाद आप समझ सकते हैं किसका विभाजन हुआ हुआ होगा। तो वो आप समझ सकते हैं कौन सी कमिश्नरी क्षेत्र को हटाया गया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, ये हमारे 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें से अगर विभाजन, जैसे विभाजन की बात हो रही है, तो विभाजन हो जाने के बाद आप बता सकते हैं कि बलूचिस्तान किसका हिस्सा बनेगा भाई? वो तो पाकिस्तान का बन जाएगा ना। तो यानी कि पाकिस्तान का जो है विभाजन हो चुका था, तो वहाँ पर क्या थी? वही कमिश्नरी क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में चली गई, बाकी 3 तो अपने देश में ही हैं। तो वहाँ से 3 यहाँ से और ब्रिटिश प्रांत से 226, यानी कि 229 ये हो जाते हैं और 70 ये हो जाते हैं। तो ये मिलाकर 299 पहुँच जाती है हमारे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब आप समझ रहे हैं? संविधान सभा जब बनी थी हमारे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि 3 वाचन, यानी कि वाचन का मतलब 3 बार उसको पढ़ा गया था। ठीक है दोस्तों, पहला वाचन कब कब हुआ था? तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। दूसरा वाचन जब हुआ था तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और इसे बोला जाता है कि सबसे बड़ा वाचन है ये। और सबसे छोटा कौन है? तो पहला वाचन है, जो कि 5 दिन का था। और तीसरा वाचन कब से कब चलता है? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चलता है। और 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग क्या मनाते हैं? कानून दिवस मनाते हैं, यानी कि कानून, दैट मीन्स विधि या फिर लॉ डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन जो है भारत का संविधान जो है को अंगीकृत किया गया था और लागू भी किया गया था, लेकिन कैसे? आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से लागू किया गया था। जिसमें कितने? 16 अनुच्छेद थे। कौन कौन से थे मैं वो पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये बॉक्स में बना हुआ है 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे। जिसमें था अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94। तो ये 16 अनुच्छेद उस टाइम में लागू हो गए थे। कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जिसमें किसकी बात की, किस किस चीज़ की बात की गई थी? तो राष्ट्रगान की बात की गई थी, जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण मन। और राष्ट्रगान लिखा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और पहली बार गाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, किस भाषा में ये लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। एक केस रहता है, यानी कि विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद का 1986 का ये केस था। इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्कूल था दिल्ली का, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उस स्कूल का।
सॉरी, दिल्ली में नहीं, केरल में था। तो केरल में एक स्कूल था जिसमें क्या होता था कि बिजोय इमैनुअल जो है, ये उसके क्या नाम है, ईसाई धर्म के बच्चे थे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो जनगण मन होता था, राष्ट्रगान होता था, तो सारे बच्चे केरल के तो जनगण मन के लिए बोलते थे। लेकिन बिजोय इमैनुअल जो है वो तो कहते थे कि ऐसा है, हम तो ये राष्ट्रगान नहीं कर सकते हैं, हम तो गॉड को मानते हैं, तो अलग उनका राष्ट्रगान होगा। तो इसलिए क्या हुआ था, ये ना वहाँ केरल हाई कोर्ट में ये मैटर गया था, यानी कि केस हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि स्कूल को सही बताया था, बजाय बिजोय इमैनुअल को, कि स्कूल के एक्ट यही कहता है कि ठीक जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही हैं, आप सही, स्कूल सही है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को गलत बताया गया था। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर इनको बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट कहा था कि भाई सबकी जो ये उनकी स्वयं की स्वतंत्रता है, और स्वयं की स्वतंत्रता को जो है ना, उसको मतलब गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बच्चे को सही माना गया था, स्कूल को जो है गलत माना गया था। स्कूल का अधिनियम वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया था, बजाय कि बिजोय इमैनुअल ये अपनी जगह सही था। ये एक केस था। आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 24 जनवरी 1950 में और क्या चीज़ें लागू हुई थी, तो राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम हमारा लागू हुआ था। लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा था। और ये कहाँ पर गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और इसमें बात किसकी की गई है, तो राष्ट्रपति जी की बात की गई है। तो राष्ट्रपति कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं राष्ट्रपति। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950, इसी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब साइन किसने किए थे, 284 लोगों ने साइन किए थे। अच्छा, संविधान बनाने में हमारा समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। कुल खर्च कितने आए थे, तो 63,96,729 रुपये उस टाइम में कुल खर्च हुए थे संविधान बनाने में। और जो संविधान की मूल प्रति कितनी मतलब कौन सी लैंग्वेज में थी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थी। कुल सत्र कितने लगे थे, तो 11 सत्र लगे थे। कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 166 बैठक हुई थी। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थीं। उन 15 महिलाओं में कुछ इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं हम। जैसे पहला नाम है दक्षिणी वेलायुधन। ये कैसी थी कि एकमात्र दलित महिला थी। क्या थी, एकमात्र दलित महिला थी। कौन, दक्षिणी वेलायुधन। दूसरी हैं बेगम एजाज रसूल थी, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तीसरी हैं विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन महासभा की सभा की अध्यक्ष थी, मतलब अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी। तो ये पहली बार मतलब बनी थी, पहली महिला बनी थी यूएन महासभा की। ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, ये जवाहरलाल की नेहरू जी की सिस्टर थी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। चौथी कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगली थी, पांचवी कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र महिला सभा 1937, वहाँ पर जो है महिला सभा इन्होंने चलाई थी। छठवीं थी सुचेता कृपलानी, पहली महिला सीएम बनी थी। कहाँ की बनी थी भाई, यूपी की बनी थी। 1963 से 67 इनका कार्यकाल था। सातवां नंबर किसका है, सरोजनी नायडू, ये कौन क्या चीज़ बनी थी, ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी संविधान सभा की, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भाई लोग नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।